दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो या कोई सलाह हो, सजेशन हो तो कमेंट करके आप जरूर दें। अभी मुद्दा बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने नहीं देना है। अगर ये चिंगारी जल गई है तो इसको ज्वालामुखी बनने देना है। अब आप सबके साथ की वजह से, क्योंकि ऐसी चिंगारी पहले भी कई बार उठी है, लेकिन वो चिंगारी समर्थन ना मिलने की वजह से ठंडी हो जाती है। अभी माहौल बन गया है, चारों तरफ गर्मजोशी है। अगर ये माहौल बना रहेगा तो इन चीज़ों का निष्कर्ष निकलेगा, जो निकलना जरूरी भी है और सबके हित में भी है। इसलिए इन चीज़ों को ठंडा ना होने दें। चाहे एमपी पुलिस की बात हो, चाहे एमपी टेट शिक्षक भर्ती की बात हो, या कोई अन्य एग्ज़ाम की बात हो जो हो चुके हैं या होने वाले हैं। घोटाले की, कालाबाजारी की भेंट नहीं चढ़ने देना है किसी भी भर्ती को, क्योंकि यहाँ युवा सालों से इंतजार कर रहे हैं और आखिर में नौकरियाँ लेके कौन चला जाता है ये आप सबको पता है। चाहे वो गवर्नमेंट के चमचे हों, चाहे वो पीईबी के अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, कोई भी हो, जो भी इस तरीके की हरकतें करता है या इस तरीके की हरकतों में लिप्त रहता है, उनके साथ क्या करना चाहिए ये भी आप लोग ही बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं पिछले 3 से 4 साल से 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे कुछ चीज़ें बताते हुए, लेकिन उनको प्रॉपर समर्थन नहीं उनको मिल पा रहा है। आप लोग भी अपना माइंड क्या है डाइवर्ट कर लेते हैं, प्रॉपर चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, अदरवाइज़ अभी तक बहुत कुछ हो जाता। मैं 2018 से बोल रहा हूँ, 2020 और 21 में तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं है। 2018 से मैं बोल रहा हूँ कि अगर एमपीपीएससी इतनी बड़ी संस्था लाखों फॉर्म भरवाती है, एक दिन में हर जिले में सेंटर रख के ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेती है, 1 महीने बाद रिजल्ट दे देती है। यार एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे ये कांस्टेबल या एमपी टेट या अन्य भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम हो, लगभग एक जैसे होते हैं। तो जब एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हर जिले में सेंटर बनाकर ऑफलाइन कराकर 1 दिन में एग्ज़ाम हो जाता है, कोई नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं रहता, सबको एक पेपर मिलता है, अगर गलत क्वेश्चन भी होते हैं तो सबको उसके मार्क्स मिलते हैं, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। तो अगर एमपीपीएससी जैसी संस्था ऑफलाइन एग्ज़ाम करा सकती है प्री का बहुत अच्छे तरीके से, तो पीईबी को इतना कीड़ा क्यों काटता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए? सारी की सारी मुसीबतें स्टूडेंट के सर पर ही फोड़ी जाती हैं। हर दिन एग्ज़ाम चलते हैं, महीनों एग्ज़ाम चलते हैं, 2-2 शिफ्ट एग्ज़ाम चलते हैं, 1.5 घंटे पहले 3 घंटे का एग्ज़ाम, 2.5 से 3 घंटे का एग्ज़ाम और 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम। 4.5 से 5 घंटे आप ऐसी हालत में रहते हैं कि पूरा 4 से 5 घंटे तक भयंकर आपके ऊपर दबाव रहता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। और इसके साथ साथ कई जगह तो पता चला पानी के लिए भी नहीं उठने देते, वॉशरूम के लिए भी नहीं उठने देते। जिस जैसा कैदियों के साथ व्यवहार होता है ना, उस तरीके से व्यवहार होता है स्टूडेंट्स के साथ कई जगह पे। और जांच ऐसे होती है कि जैसे आप पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट हों और अंदर जा रहे हों, तो ऐसे जांच पड़ताल होती है, कहीं आपके अंदर टाइम बॉम्ब फिट तो नहीं है, कहीं आपने हथियार तो नहीं डाल रखे हैं जेबों में। और जिसको करना होता है वो कर ही जाता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। पकड़ में एक इंसान आता है, करते कितने इंसान हो गए ये समझिए आप। पेपर लीक एक जब कोई बार बार करता है तब उसकी एक चीज़ पकड़ में आती है। एमपी टेट वर्ग 3 1 या 2 पेपर पकड़ में आए हैं जो लीक हुए हैं, लेकिन ये सोचिए आप लोग कि ये एग्ज़ाम 5 मार्च से चल रहे हैं, जाके 25 मार्च को पकड़ में आया है, तो 20 दिन तक क्या गेम चलता रहा होगा। मुझे ये भली भांति अब समझ में आ गया है कि पीईबी आउट ऑफ सिलेबस या इस तरीके के बाहियात क्वेश्चन क्यों डालता है एग्ज़ाम में। इस तरीके के क्वेश्चन डालने का उनका सीधा सीधा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे अगर बुक से पढ़ के आएंगे, बच्चे अगर नोट्स से पढ़ के आएंगे, तो वो ये सारे क्वेश्चन पढ़ के आएंगे जो हम लगाएंगे इनमें टेस्ट में, और अगर उनसे भी बन जाएंगे। भाई स्टूडेंट तो कोई रिश्वत दे नहीं रहे हैं उन्हें अलग से अपने सिलेक्शन के लिए, ना उन्हें पेपर मिल रहा है, लेकिन अपनी होशियारी की दम से, टैलेंट की दम से बच्चे इतना पढ़ के चले जाएंगे कि वो जो एग्ज़ाम पेपर बनाएंगे उसमें वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। तो फिर पीईबी का क्या होगा जिनसे पैसे लिए हैं? इसलिए पीईबी चुन चुन कर ऐसे प्रश्न डालता है पेपर में कि जो आपसे कहीं से कहीं तक अंदाज लगाने पर भी ना बने, और वो सिर्फ उनसे बने जो सेटिंग के थ्रू पैसे देकर सीट लेना चाहते हैं। पता चला ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पर्यावरण में, मैंने भी देखे हैं। या तो सन पूछते हैं या परसेंटेज पूछते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परसेंटेज पूछने का औचित्य क्या है, वो फिक्स परसेंटेज किसने निकाल के रखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं पर्यावरण के अंदर कि भारत से विदेश में
कॉफ़ी का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया है? कॉफ़ी का भारत से विदेशों में 2016 में अन्य देशों की अपेक्षा कितना निर्यात किया गया है? आप बताइए कि ये किस बुक में लिखा होगा, किस नोट्स में लिखा होगा, किसने इस क्वेश्चन को पढ़ाया होगा कि इतने प्रतिशत निर्यात हुआ था 2016 में, या चावल का या चीनी का या दालों का या सोयाबीन का या तिलहन का या दलहन का या अनाज का, ये परसेंटेज कौन पढ़ता है? मुझे समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें। और फिर ऑप्शन दे दिए 43%, 57%, 63%, 27%। तो इसमें तो अंदाज भी काम नहीं करेगा, तो कई मानना पड़ेगा आपको। लेकिन उस बेवकूफ़ इंसान से ये क्वेश्चन बन जाएगा जिसको ये पेपर लीक के माध्यम से मिल चुका है या जिसको सेटिंग के माध्यम से ये मिल चुका है। उसको तो दिमाग भी नहीं दौड़ाना, उसको तो सीधा सीधा आंसर मिलेगा ना, पूरा आंसर मिलता है। अगर पेपर मिलेगा तो उनके आंसर भी मिलेंगे। अगर रात को भी पेपर मिल जाता है किसी को तो वो पूरे के पूरे आंसर उनके रट सकता है। 150 क्वेश्चन के आंसर वो रट सकता है, दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी 150 में 150 अगर उसको याद ना भी रहे तो कम से कम 135 140 वो बहुत अच्छे से जाके लगा के आ सकता है। ये गेम चल रहा है पीईबी के अंदर। मुझे कुछ ऐसी कैंडिडेट हैं, सबको पता होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, 60 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं मेल फीमेल के। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डायरेक्ट कनेक्ट रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑल टाइम यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं बना पाता, ठीक है, और डायरेक्ट कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप के थ्रू चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। आप लोग बता भी सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मुझे कुछ ऐसी फीमेल मेंबर ने बताया, पहले तो मैंने कल भी बता दिया था आपसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने मुझे बताया है कि बाहर उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले थे जो बोल रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपके मार्क्स बढ़वा सकते हैं। और 1 या 2 कैंडिडेट ने मुझे ये भी बताया कि सर हमारे हॉल के अंदर जितने भी कैंडिडेट थे उन सब का पेपर ख़त्म हो चुका था, लेकिन 1 या 2 ऐसे कैंडिडेट एग्ज़ाम तब भी दे रहे थे जब एग्ज़ाम सबका ख़त्म हो चुका था। और बोली कि जब हम उनकी सीट के बगल से निकले बाहर जाने के लिए तो हमने उनकी सिस्टम में डेस्कटॉप पर देखा कि अभी 40 मिनट फिर भी उसके लेफ्ट हो रहे हैं, मतलब 40 मिनट बाकी हैं, जबकि उसने सबके साथ एंट्री करी थी। उनने जब वहाँ पर जो पर्यवेक्षक रहते हैं या जो अन्य टीचर रहते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, देख रेख करने के लिए, उनसे बोला तो उनने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब उनने इग्नोर ही कर दिया स्टूडेंट्स को। जिनने भी बोला कि ये एग्ज़ाम दे रहे हैं सर, इनका क्यों ख़त्म नहीं हुआ, तो उनने बोला आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपका पेपर हो गया, चलिए जाइए, उनका भी हम अभी कराते हैं। बस ऐसे बोल के उनको हटा दिया। वो इंसान तब भी पेपर दे रहा था। ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं। इन चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है बार बार, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आप सब देख सकते हैं कि पीईबी जैसी भ्रष्ट संस्था दिनों दिन कितने बड़े बड़े घोटाले करने लगी है, क्योंकि शुरुआत से इन चीज़ों को अनदेखा किया गया। यूनिटी नहीं है, हर जगह से आवाज़ एक साथ उठती नहीं है। आवाज़ उठती है तो बंद हो जाती है, लगातार निरंतर आवाज़ उठी नहीं रहती है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। दुष्परिणाम आपके सामने है। चाहे एमपी पुलिस परीक्षा हो, मैंने बोला भी था पहले भी कि परीक्षा कराने पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। बहुत सारे ऐसे टीचर मैंने देखे हैं जिन्हें बस इससे मतलब रहता है कि आप उनके इंस्टीट्यूट आइए, उनकी कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आप उनकी फ़ीस दीजिए। अभी तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अभी पेपर हुआ, अभी 6000 भर्ती और आने वाली हैं, तो उनकी तो चांदी मतलब चमक गई है एक तरीके से। मेरा प्रयास ये रहता है कि ये बाद की चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपकी प्रिपरेशन कराना हो, ठीक है, नोट्स टेस्ट देना हो, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब तक प्राइमरी चीज़ें सही नहीं होंगी, मतलब क्या है आपकी प्रिपरेशन कराने का? देख रहे हैं आप कितना वाहियात अंजाम हुआ है। 75 नंबर 74 नंबर मतलब 80 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है अगर पहली स्टेज के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए एमपी पुलिस एग्जाम में, तो प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है यार? 100 में अगर 75 नंबर 80 नंबर पे आप मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, चलो डायरेक्ट सिलेक्शन होना होता तो फिर भी समझ में आ जाता। 13 लाख फॉर्म डले हैं, 6000 पद थे और इसके बाद कोई राउंड नहीं है, तो 80% कट ऑफ जाना ठीक है, चलता है, जाती भी है। लेकिन अभी तो 5 गुना ज़्यादा बुलाए जाने होते हैं। 6000 पोस्ट हैं तो 30,000 बच्चे बुलाए जाने होते हैं, ठीक है, और उसमें सबको आरक्षण दिया गया है, मेल फीमेल, SC ST OBC EWS, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट देखने चाहिए ना। जनरल कैटेगरी की फीमेल कहाँ गायब कर दी आपने, या उनके कोटे की सीटें किसको बांट दी आपने? पीईबी को बैन होना चाहिए, पीईबी का मुंह काला होना चाहिए, पीईबी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलतियाँ और घोटाले इतने कर चुका है पीईबी कि अब इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात, अगर रिजल्ट चाहिए, चूँकि एमपी पुलिस परीक्षा फिर से तो मुश्किल है कि कराई जाए, तो यहाँ पर रिजल्ट इसका रिवाइज्ड होना चाहिए,
फेयर होना चाहिए एकदम। जितनी सीटें जिसको दी गई हैं उतने 5 गुना अपेक्षा उन्हें बुलाया जाना चाहिए। एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम 24-25 को जो लीक हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा अंदेशा है कि 24-25 का केवल दिखा है कि 24-25 का लीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन लीक हुआ होगा, हर शिफ्ट में लीक हुआ होगा, ये पूरी प्लानिंग रहती है। ठीक है, जितने लोग भी एग्ज़ाम पेपर को लीक करते हैं या सेटिंग वाले जितने भी होते हैं, इनकी पहले से साँठ-गाँठ रहती है। पेपर कम से कम 1 महीने पहले बन जाते हैं और उस 1 महीने के बीच में बार्गेनिंग होती है, बोली लगती है कि इतने में, इतने लाख में, इतने लाख में, इतने, एक पूरा गेम चलता है। तो ये पूरी इंटरनल सेटिंग है, पूरी प्लानिंग है। बच्चों को जो समझ में नहीं आता, जो नहीं दिखता है, वो सारा कुछ मुझे दिखता है। इस वीडियो के माध्यम से या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसे ही करते रहोगे कि नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म भर दिया, आप एग्ज़ाम दे के आ गए, घोटाला हो गया, मिट्टी डाल दी, अगले में देखेंगे, फिर अगले में वही हुआ, फिर अगले में वही हुआ, 4-5 साल ऐसे ही निकल गए, आप ओवर एज हो गए, आप किस्मत को कोसने लगे। कोसने की बात तो पीईबी को है, पीईबी को कोसना चाहिए। कोसने के चक्कर में जो पूर्व कंट्रोलर थे उनका देहांत हो गया है। सोचिए आप, अगर ये 500-600 करोड़ रुपए खातों में डले हैं पिछले 10 साल में, तो अभी तो 1-1.5 साल पहले ही वो खत्म हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी उन मामलों में लिप्त रहे होंगे। तो गरीब, परेशान, हताश, निराश युवाओं की जो दिल की आह निकलती है ना, जो बद्दुआ निकलती है दिल से, अच्छों को नहीं छोड़ती है। अब समस्या इस बात की है, वो तो निपट गए हैं, जो पूर्व कंट्रोलर थे वो तो निपट चुके हैं, लेकिन बलि तो चढ़ गए ना, इतने सारे लाखों कैंडिडेट बलि तो चढ़ ही गए ना। उनके मरने से इनको क्या मिल गया? बद्दुआएं तो काम करती हैं, तो वो कर गई हैं कि वो अब और घोटाला करने के लिए जिंदा नहीं बचे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये तो इनके कारनामे हैं। पेपर लीक होना, रिजल्ट में धांधली होना, री एग्ज़ाम कराना। री एग्ज़ाम तब कराए जाएं जब एक दिन ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, तब री एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ये महीनों की नौटंकी चलती है, ये साले पैर पे पैर रख के बैठे रहते हैं। इन्हें 1% कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती, सारी की सारी परेशानी स्टूडेंट्स को उठानी पड़ती है। चाहे आना जाना हो, भटकना हो, डेली का तनाव, प्रेशर, किसके कितने नंबर, इसके इतने नंबर, मतलब नंबर का क्या मतलब, नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर नंबर आप मतलब कितनी चीज़ें आपने बंद कर दी ना, तो आप मॉडल आंसर शीट डाल रहे हो ना नंबर आप शो कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। इससे साफ साफ है कि आप घोटाला कर रहे हैं और घोटाले करने की आपकी मंशा है, इसलिए ये चीज़ें आप बंद करते जा रहे हो धीरे धीरे। मतलब कोई श्योर ही ना हो एग्जाम देने के बाद कि उसके 75 आ गए तो वो थोड़ी रिलैक्स फील करेगी, यार हमारा हो जाएगा। मतलब आपने नॉर्मलाइजेशन तमंचे की आड़ में इतना बड़ा गेम खेल देते हो कि किसी के कम किसी के ज़्यादा, मतलब नॉर्मलाइजेशन को आपने अपने लिए सेफ रखा है, सेफ्टी पॉइंट बना के रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का हम बयान देके या नॉर्मलाइजेशन का एक बेहुदा बहाना बनाकर बता देंगे कि इसमें इतने कम, इसमें इतने ज़्यादा, सेटिंग वाले को अंदर और बेचारे ईमानदार और मेहनती इंसान को बाहर। पीईबी को बैन होना चाहिए, ये नारा आना चाहिए अब कि पीईबी बैन होना चाहिए, पीईबी का मुंह काला होना चाहिए, पीईबी संस्था को रद्द किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ छतरपुर में सीएम साहब आ रहे हैं, उन्हें हम लोग घेरेंगे, पीईबी को लेकर जो हमारी शिकायतें हैं वो बताएंगे। एमपी पुलिस में, एमपी टेट वर्ग 3 में, या जितने भी एग्जाम री एग्जाम हो रहे हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, इनमें जो धांधलियाँ गड़बड़ियाँ दिख रही हैं हम सबको, उसको लेकर हम बात करेंगे। और हमारी जो मांगे हैं अब, हमारी कुछ 4-5 मांगे हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि हमें अब इस तरीके से एग्जाम कराने पड़ेंगे। अगर मध्य प्रदेश में अगर युवाओं का भविष्य उज्ज्वल चाहते हैं आप सब लोग, हम सब, अन्य टीचर, अन्य यूट्यूबर भाई, सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा, सब मांगों को एक साथ उठाना पड़ेगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी मांगे हमारी हैं जिसमें आप सबका सहयोग, आप सबका साथ चाहिए। और एक बार फिर कहूँगा, ये जो चिंगारी जल उठी है, इसको ज्वाला और ज्वालामुखी बना के रहना है ताकि इसका कुछ निष्कर्ष निकले। अदरवाइज कुछ दिन तक ये चीज़ें चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर वही हंगामा, फिर वही नौटंकी, फिर वही पीईबी अपने कारनामे करने लगता है। ऐसा नहीं होने देना है। एक का नहीं, लाखों का सवाल है, ठीक है, मेहनत का सवाल है, आपकी पैसों का सवाल है। एक एक पैसा आपने ईमानदारी से, मेहनत से कमाया है। आपने नहीं कमाया तो आपके माँ बाप ने कमाया है, इसलिए उन्हें दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन ये हरामखोर ये करोड़ों रुपए अपने खातों में जमा कर रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए चाहे पीईबी को घेरना पड़े, चाहे सीएम को घेरना पड़े। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जिस मोबाइल से ये वायरल हुआ है, लक्ष्मण सिंह करके, वो सीएम साहब के यहाँ काम करते हैं या सीएम साहब की के यहाँ कोई पोस्ट पर कार्यरत हैं, जो भी हैं। इसलिए मैंने बोला था खिचड़ी पकती है, मिलीजुली सरकार रहती है, सबको सब चीज़ों की जानकारी रहती है। लेकिन हम इस तरीके से अगर खामोश रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो या तो पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, तैयारी करना छोड़ दीजिए, और अगर जो बाकी में जॉब चाहिए तो उठकर खड़े होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें चाहे कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, पीईबी की इन हरकतों को हमें फिर से दिखाना पड़ेगा। और पीईबी ने व्यापम घोटाला किया था, हाई कोर्ट अभी तक लताड़ती है उस चक्कर में, तो इनका मुंह पहले से काला है। अब इन्हें टोटल इनकी छुट्टी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी मांगे हैं
और अगले वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें। देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।